हाँ जी दोस्तों, अब प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करते हैं। 4 तक हम सभी कुछ कंप्लीट कर चुके हैं, प्लेलिस्ट में ऐड कर चुके हैं। प्लेलिस्ट में जाइए और कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत है आप देख सकते हैं। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाइए। कहता है योयो लिमिटेड करके कोई कंपनी है और उनकी यहाँ पे इंफॉर्मेशन है। कहता है प्रेजेंटली 36 लाख रुपीज़ इन डेप्थ आउटस्टैंडिंग बियरिंग इंटरेस्ट 10% है। ठीक है, तो 36 लाख रुपीज़ का यहाँ पे डेप की इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है और जिस पे इंटरेस्ट का अमाउंट आपको दे रखा है, इंटरेस्ट का परसेंटेज 10% है। ओके, तो ये पॉइंट आपको गिवन है। कहता है कि कंपनी एक प्लान के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहती है। अब इन्फॉर्मेशन इस तरीके का है कि सर प्लान में 40 लाख रुपए की ज़रूरत पड़ेगी। ऑब्वियसली 40 लाख रुपए इकट्ठा करना पड़ेगा और इसके लिए कंपनी को डिफरेंट अल्टरनेटिव्स बनाने पड़ेंगी कि 40 लाख रुपए कहाँ से लाए। तो इसलिए यहाँ पे कहा कि इनके पास 3 अल्टरनेटिव है और 3 अल्टरनेटिव कहते हैं कि सबसे पहला तो हम डेप्थ इशू कर देंगे 12% वाले। ठीक है, तो सबसे पहला तो यहाँ पे ये कहना है इनका कि हम डेप्थ इशू करेंगे। प्लान नंबर 1 डेप्थ इशू करेंगे, ऐसा यहाँ पे इनका मानना है। प्लान नंबर 2 ये कहते हैं कि भाई प्रेफरेंस शेयर इशू कर देंगे और प्रेफरेंस शेयर 11% वाले। तो पहला प्लान डेप्थ इशू करेंगे, 12% इंटरेस्ट लगेगा। दूसरा प्लान कहते हैं प्रेफरेंस शेयर इशू करेंगे, 11% के हिसाब से डिविडेंड रेट लगेगा। तीसरा कहते हैं इक्विटी इशू कर देंगे, इक्विटी शेयर इशू कर देंगे 16 रुपये वाले शेयर्स के हिसाब से। तो 16 रुपये शेयर का प्राइस रहेगा। तो तीनों प्लान आपको कहा गया है और कहता है कंपनी प्रेजेंटली 8 लाख शेयर्स आउटस्टैंडिंग। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कहता है कंपनी के पास ऑलरेडी 8 लाख शेयर्स तो है ही। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि कंपनी के पास 8 लाख शेयर्स तो ऑलरेडी अवेलेबल है, इक्विटी शेयर्स। और 40 रुपये टैक्स रेट है। टैक्स रेट तो ऑलवेज क्वेश्चन में ही बताता है, जैसे कि अभी बताया है, वो तो हर बार बताएंगे ही बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बस इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था कि 3 अलग अलग प्लान है। एक डेप प्लान है जिस पे 12% रेट लगता है, इंटरेस्ट रेट। एक प्रेफरेंस शेयर का प्लान है, ठीक है, 11% के हिसाब से उस पर डिविडेंड पे करना पड़ेगा। और एक इक्विटी है, 16 रुपये के हिसाब से इक्विटी शेयर इशू करेंगे। ठीक है, और इस तरीके से 40 लाख रुपए आप मंगवा सकते हैं डिफरेंट 3 तरीके से। ठीक है, कहते हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या है। कहते हैं इफ़ द अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 15 लाख हो, 15 लाख रुपीज़ अगर EBIT हो, ठीक है, तो आपको निकालना है EPS, अर्निंग पर शेयर आपको निकालने के लिए कहा गया हर एक अल्टरनेटिव का। एज्यूम करिए कि कोई भी इमीडिएट आपके पास में प्रॉफिट में इंक्रीजमेंट नहीं है, मतलब कि यही EBIT आपको लेके चलना है। ये क्वेश्चन ने कहा है कि EBIT आपको यही लेके चलना है और क्वेश्चन को सोल्व करना है। ठीक है, यही 15 लाख EBIT को लेके आपको 15 सोल्व करना है क्वेश्चन को। ये कहना चाहता है यहाँ पे ये पॉइंट। ठीक है जी, लो जी। तो कहता है एज्यूम नो इमीडिएट इंक्रीज इन प्रॉफिटेबिलिटी। इसका मतलब है कि EBIT सेम ही रहेगा, 15 लाख है, था और रहेगा, और उसके हिसाब से आपको EPS निकालना है। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन हुआ। एक और क्वेश्चन पूछा है बी। कहता है एनालिसिस करिए कि कौन सा अल्टरनेटिव बेहतर है, डू यू प्रिफर। और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि कंप्यूट करिए कि हाउ मच वुड EBIT नीड टू इंक्रीज बिफोर द नेक्स्ट अल्टरनेटिव वुड बी बेस्ट। इसका मतलब क्या होता है वो हम देखेंगे। सबसे पहले तो पॉइंट नंबर ए सोल्व करते हैं, उसके बाद बी में जो 2 क्वेश्चन पूछे हैं, सबसे पहले तो कौन सा बेस्ट है और दूसरा कि नेक्स्ट अल्टरनेटिव बेस्ट कब बनेगा, ये पूछा है। ठीक है, तो ये पॉइंट है वो तो हम समझेंगे बाद में, ये वाला पॉइंट। उससे पहले जो क्वेश्चन पूछा है वो पॉइंट ख़त्म कर लेते हैं, इसके बाद ये समझने की कोशिश करेंगे। आइए, तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, बस यहाँ पे ये जो पॉइंट है वो इम्पोर्टेंट थोड़ा सा पॉइंट बन जाता है, वो हम सॉल्व करवाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी सारी चीज़ें तो नॉर्मल है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 5, ये 4 हमने कंप्लीट किया था। ठीक है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाइए। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 5 में EPS आपको पूछा है। अब जब EPS पूछते हैं तो सीधी सी बात है, हमें वो इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर करना पड़ता है। ठीक है, तो सबसे पहला जो पॉइंट नंबर ए आपको EPS पूछा, तो पॉइंट नंबर ए के लिए हम इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर करेंगे। आइए, कहता है कंप्यूटेशन ऑफ अर्निंग पर शेयर EPS, कंप्यूटेशन ऑफ
अर्निंग पर शेयर, कंपटीशन ऑफ अर्निंग पर शेयर्स, ठीक है, जिसे हम शॉर्ट में ईपीएस कहते हैं। आई 3 अल्टरनेटिव है तो 3 कॉलम बनानी पड़ेगी, पर्टिकुलर और उसके बाद 3 कॉलम पर्टिकुलर और अल्टरनेटिव्स। और यहाँ पे रुपीज़ में लिखेंगे अल्टरनेटिव्स। अल्टरनेटिव्स में ऐसा है कि 3 अल्टरनेटिव है। अल्टरनेटिव में 1, 2, 3 एक डेप्थ है, एक प्रेफरेंस शेयर है और एक इक्विटी है, ठीक है। तो अल्टरनेटिव 1 इस तरीके से मैं लिख देता हूँ कि पहला जो है डेप्थ की बात कर रहा था कि डेप्थ से ही ले लो, ठीक है। अल्टरनेटिव 2 कहता था प्रेफरेंस शेयर, एक बार के लिए मैं कंफर्म कर लूँ। अल्टरनेटिव 2 का कहना था प्रेफरेंस शेयर, हाँ, तो कहते हैं अल्टरनेटिव 2 का कहना था प्रेफरेंस शेयर्स और अल्टरनेटिव 3 का कहना था इक्विटी, ठीक है, इक्विटी प्लान। चलिए जी, लाइंस ड्रॉ कर दीजिए और बस बात ख़त्म। सबसे पहले तो यहाँ पे ईटी वगैरह लिख देते हैं, रॉ मटेरियल, उसके बाद लाइंस ड्रॉ कर देंगे। कहते हैं सबसे पहले तो ईबीआईटी से स्टार्ट करेंगे, जो कि क्वेश्चन में गिवन है 15 लाख रुपए डायरेक्टली, तो यहीं से स्टार्ट होगा। ईबीआईटी में से आप इंटरेस्ट माइनस करते हैं, इंटरेस्ट, ठीक है, और जैसे ही इंटरेस्ट माइनस करेंगे आपको मिल जाएगा अर्निंग बिफोर टैक्स, ईबीटी, जिसमें से टैक्स माइनस करेंगे, टैक्स रेट ऑलवेज क्वेश्चन में गिवन होता है, यहाँ पे भी गिवन ही होगा, हमने पढ़ा गिवन था, ठीक है। कुछ 40% आई थिंक रीड करने में आया था, 40% कुछ था आपके पास में टैक्स रेट, तो 40% टैक्स रेट माइनस करेंगे, अर्निंग आफ्टर टैक्स मिल जाएगा। अर्निंग आफ्टर टैक्स में से प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करते हैं, और इस बार प्रेफरेंस डिविडेंड है तो लिखना पड़ेगा, ठीक है, प्रेफरेंस डिविडेंड शॉर्ट में लिख देता हूँ। प्रेफरेंस डिविडेंड जैसे ही माइनस करेंगे अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर मिल जाएगा, अर्निंग फॉर इक्विटी, जिसे हम डिवाइड बाय कर देंगे, डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स, तो आपको मिल जाएगा ईपीएस, जो इस क्वेश्चन ने पूछा है, पॉइंट नंबर 1 ईपीएस निकालिए, तो ये ईपीएस आपके पास में आ जाएगा, ठीक है। अब सिंपली लाइंस ड्रॉ करनी है, लाइन ड्रॉ कर देते हैं और उसके बाद सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। चलिए जी, लाइंस तो हमने ड्रॉ कर दी है, आपने भी प्रिपेयर कर लिया होगा पूरे का पूरा फॉर्मेट, और यहाँ पे स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन, ठीक है जी। चलिए, ईबीआईटी क्वेश्चन में ही गिवन है 15 लाख रुपए लेना है, और हर एक अल्टरनेटिव के लिए रुपीज़ 15 लाख ही रहता है, तो 15 लाख रुपीज़ आपको ऑलरेडी गिवन है, लिख लेते हैं 15 लाख, और यहाँ पे भी आपके पास में 15 लाख, बहुत बढ़िया। इंटरेस्ट डिपेंड करता है कि आपका प्लान कौन सा है, अगर डेप्थ इशू करोगे तो इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, अगर डेप्थ इशू नहीं किया है तो इंटरेस्ट नहीं बनेगा। अगर हम देखें तो पहला जो प्लान है वो डेप्थ का है, अगर हम देखें तो प्लान नंबर 1 डेप्थ है, इसलिए यहाँ पे तो इंटरेस्ट बनेगा, ठीक है जी। जो ये पहला प्लान है वो डेप्थ का है। दूसरा प्लान प्रेफरेंस शेयर का है, तो यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है, इंटरेस्ट नहीं बनेगा, ठीक है, प्लान नंबर 1 में बनेगा। और तीसरा प्लान इक्विटी का है, तो यहाँ पे भी कोई इंटरेस्ट नहीं बनेगा, तो इंटरेस्ट सिर्फ और सिर्फ प्लान नंबर 1 में बनना है, प्लान नंबर 1 में इंटरेस्ट बनना है, वो भी 12% के हिसाब से।
तो जितना भी पैसा लिया है इंटू 12% कर दो, इंटरेस्ट अमाउंट मिल जाएगा। कितना पैसा चाहिए, कहता है 40 लाख रुपीज़। 40 लाख रुपीज़ चाहिए, 12% कर दो 40 लाख इंटू, ठीक है, तो आपको मिल जाएगा इंटरेस्ट। तो प्लान नंबर 1 40 लाख इंटू 12%, तो इंटरेस्ट मिल जाएगा 4,80,000। तो 4,80,000 आपके पास में क्या आ जाएगा सर, इंटरेस्ट का अमाउंट। अब 4,80,000 कैसे आया वो एग्ज़ाम में शो करना पड़ता है, नहीं किया तो मार्क्स कट जाएंगे। मैं यहीं पे इस तरीके से ब्रैकेट में दिखा देता हूँ, आप भी दिखा सकते हैं, लेकिन आप जो थोड़ी सी जगह रखिए, ठीक है, इतना छोटा छोटा नहीं लिख सकते आप, राइटिंग इक्वली साइज़ में होनी चाहिए। ये तो मेरे पास जगह नहीं है, मैं शॉर्ट में छोटे से राइटिंग में लिख देता हूँ। आप फंड को छोटा या फिर बड़ा नहीं करेंगे, आप प्रॉपर वे में जगह छोड़ के पूरी की पूरी कैलकुलेशन दिखाएंगे, ठीक है। चलिए कैसे आया 4,80,000, तो कहता है 40 लाख रुपीज़ की ज़रूरत थी जिसके लिए हमने डेप लिया और जिस पे हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ा 12% इंटू 12%, ठीक है, और जिससे आपके पास में क्या आया 4,80,000 आंसर आया, ठीक है। चलिए तो ये पॉइंट आपके पास में क्लियर हो जाता है, ओके। इसके बाद यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर में कोई इंटरेस्ट नहीं बनेगा, इक्विटी में कोई इंटरेस्ट नहीं बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास में 15 लाख है जिसमें से इंटरेस्ट माइनस करना है, ठीक है, फिर 15 लाख माइनस 4,80,000, तो आपके पास में बनेगा कितना 10,20,000। तो आपके पास में 10,20,000 आपके पास में यहाँ पे आंसर आ जाएगा। यहाँ पे तो 15 लाख ही बनेगा, 15 लाख, ठीक है, 15 लाख और आपके पास में यहाँ पे 15 लाख, ओके सर। इसके बाद क्या है, टैक्स रेट आपको ऑलवेज क्वेश्चन में गिवन होता है, जैसे कि यहाँ पे अभी आपको गिवन है 40% है, तो एट द रेट 40% टैक्स रेट कटेगा। तो कहते हैं 10,20,000 इंटू 40% करेंगे तो 4,08,000 आ जाएगा, ठीक है जी। और 4,08,000 जैसे ही माइनस करेंगे आपके पास में बचेगा अर्निंग आफ्टर टैक्स 6,12,000, ओके सर, 6,12,000। इसी तरीके से 15 लाख इंटू 40% करेंगे तो 6 लाख आपके पास में यहाँ पे टैक्स का अमाउंट बनेगा। सेम वे यहाँ पे भी 6 लाख टैक्स का अमाउंट बनेगा। 6 लाख जैसे ही माइनस करेंगे आपके पास में क्या बनेगा सर, अर्निंग आफ्टर टैक्स, और अर्निंग आफ्टर टैक्स कितना बन जाएगा आपके पास में। अच्छा 1 मिनट, यहाँ पे डेप्थ पहले से हमारे पास में अवेलेबल है, इसका इंटरेस्ट लेना तो हम भूल ही गए, थोड़ी सी यहाँ पे मिस्टेक हो गई, ये चीज़ हम भूल गए। यहाँ पे ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग डेप्थ है उसका तो इंटरेस्ट पे करना ही करना है, ये चीज़ हम जो है रह गए, ठीक है, जिस पे 10% हमारे पास में क्या है सर, इंटरेस्ट लग रहा है, तो ये चीज़ हम कैसे भूल गए। तो इसका इंटरेस्ट तो पे करना ही करना है 3,60,000, तो 3,60,000 तो लगना ही लगना है, ठीक है। तो ये पॉइंट हम आपके पास में भूल गए हैं यहाँ पे। तो 4,80,000 जो आया, ठीक है, और इसमें 3,60,000 ऐड करना था, तो यहाँ पे वापस से हमें लिखना पड़ेगा क्योंकि हम गलती कर दिए, ठीक है जी। और ये गलती एग्ज़ाम में ना हो, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है जी। चलिए तो ये गलती एग्ज़ाम में बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए कि हम कोई चीज़ भूल जाए। यहाँ पे 4,80,000 आया था, 4,80,000 में 3,60,000 ऐड करना था, 3,60,000 ऑलरेडी एग्जिस्टिंग का था, ठीक है। तो 4,80,000 प्लस 3,60,000, तो यहाँ पे 8,40,000 आएगा, 8,40,000 जो हमारी मिस्टेक थी, जो हमने सही करी। इसके बाद यहाँ पे तो 3,60,000 ही रहेगा क्योंकि नया कोई इंटरेस्ट नहीं है, बट पुराना तो पे करना ही पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे भी सेम वे 3,60,000, नया कोई नहीं है लेकिन पुराना जो हमने ले रखा है वो, उससे तो कोई अल्टरनेटिव को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो तो पे करना ही करना है, तो इसलिए यहाँ पे आपके पास में बन जाता है, ठीक है। थोड़ी सी गलती हुई थी लेकिन हमने सही करी, और ध्यान रखेंगे कि एग्ज़ाम में ये गलती ना हो। 15 लाख में से 8,40,000 माइनस कर दिया, 6,60,000 आपके पास में आंसर आएगा।
जिसमें से 40% आपके पास में टैक्स रेट कटेगा, तो 40% करेंगे तो 2,64,000 टैक्स का अमाउंट कटेगा। और जैसे ही कटेगा तो बचेगा क्या, 3,96,000। क्लियर है आपके पास में 3,96,000। इसके बाद कहते हैं 15 लाख, जिसमें से 3,60,000 माइनस कर दिया तो 11,40,000 बचेगा। जिस पे टैक्स लगेगा 40%, तो इंटू 40% करेंगे तो 4,56,000 कटेगा टैक्स रेट। ठीक है, और ये माइनस करेंगे तो आपके पास में कितना अमाउंट बचेगा, 6,84,000। 6,84,000। यहाँ पे भी सेम वे वही कैलकुलेशन रहेगी क्योंकि अमाउंट सेम है, तो 11,40,000। यहाँ पे 4,56,000। ठीक है, और यहाँ पे 6,84,000। ठीक है, तो पॉइंट ख़त्म हो जाता है। अब बचेगा प्रेफरेंस डिविडेंड। तो सर प्लान नंबर 1 तो डैप का था, यहाँ पे कोई प्रेफरेंस डिविडेंड बनेगा नहीं, तो सिंपली बात है कि वही अमाउंट यहाँ पे अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर बन जाएगा। प्लान नंबर बी जो है वो प्रेफरेंस शेयर आपके पास में था, तो उस पर प्रेफरेंस डिविडेंड बनेगा। ठीक है, तो वो थोड़ा सा यहाँ पे रहते हैं। और प्लान नंबर 3 जो है वो आपके पास में प्रेफरेंस शेयर का नहीं था, इसलिए यहाँ पे भी प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं बनेगा। सेम अमाउंट यहाँ पे होगा 6,84,000। 6,84,000। ठीक है, अब प्लान नंबर जो बी है, प्लान नंबर 2, उसमें प्रेफरेंस शेयर था, तो इस पर तो प्रेफरेंस डिविडेंड लगेगा। प्रेफरेंस शेयर पे डिविडेंड जो है वो 11% है, वो क्वेश्चन ने कह रखा है। 40 लाख इंटू 11% करेंगे, प्रेफरेंस डिविडेंड मिल जाएगा। ठीक है, तो 40 लाख इंटू 11% करेंगे 4,40,000। ठीक है, ये प्रेफरेंस डिविडेंड आ गया, तो यहाँ पे लिख देंगे 4,40,000। 4,40,000 कैसे आया वो भी हमें दिखाना पड़ता है। ठीक है, तो मैं छोटा सा यहाँ पे लिख देता हूँ, आप थोड़ी सी प्रॉपर यहाँ पे जगह मेंटेन करके चलिए और लिखिए यहाँ पे ₹40 लाख जो मंगवाया गया प्रेफरेंस शेयर से, जिस पे हमें 11% के हिसाब से डिविडेंड पे करना पड़ा, और डिविडेंड कितना बन गया, 4,40,000। ठीक है, तो 4,40,000 यहाँ पे माइनस हो जाएगा, और जैसे ही 4,40,000 माइनस करेंगे तो आपके पास में अमाउंट कितना बचेगा, 2,44,000। 2,44,000 आपके पास में अमाउंट बचेगा। डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर करना है, तो नंबर ऑफ शेयर्स डिपेंड करता है कि कौन सा प्लान है। पहला तो डेप प्लान है। ठीक है, तो कोई नए शेयर्स है नहीं। क्या एग्जिस्टिंग कोई शेयर्स है, तो एग्जिस्टिंग शेयर्स के बारे में बताया था, 8 लाख शेयर्स एग्जिस्टिंग है आपके पास में, तो बस 8 लाख ही बचेंगे। नए कोई इशू नहीं करे तो 8 लाख जो पहले थे वही रहेंगे आपके पास में, 8 लाख शेयर्स, तो 8 लाख शेयर्स यहाँ पे रहेंगे। ठीक है, 8 लाख शेयर्स यहाँ पे रहेंगे। इसके बाद यहाँ पे प्लान नंबर बी प्रेफरेंस शेयर का था, तो यहाँ पे भी हमने नए कोई इक्विटी शेयर इशू नहीं करे, तो 8 लाख शेयर्स ही रहेंगे। और प्लान नंबर सी जहाँ पे हमने इक्विटी शेयर इशू करे थे, तो यहाँ पे 8 लाख शेयर्स तो है ही है, 8 लाख शेयर्स तो थे ही थे, नए भी इशू होंगे, तो इसमें थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना है। प्लस नए जो इशू करें, नए कितने इशू करें, तो कहते हैं 40 लाख रुपीज़ के लिए इक्विटी शेयर इशू करा, 16 रुपये का एक शेयर है, तो 40 लाख डिवाइड बाई 16, तो यहाँ पे 2,50,000, तो 2,50,000 शेयर्स। ठीक है जी, तो 2,50,000 शेयर्स, तो यहाँ पे बस 8 लाख प्लस 2,50,000 करना है, और 10,50,000 आपके पास में रहेगा। ठीक है, तो डिवाइड बाय करके ईपीएस निकाल लीजिए, आपके पास में सब में ईपीएस आ जाएगा, तो 3,96,000 डिवाइड बाई 8 लाख, तो यहाँ पे ईपीएस आएगा 0.495। ठीक है, इसके बाद 2,44,000 डिवाइड बाई 8 लाख, तो 0.305। इसके बाद यहाँ पे 6 लाख
84,000 डिवाइड बाई 10,50,000 शेयर्स, तो यहाँ पे आपके पास में आएगा 0.6514 है, तो यहाँ पे 0.651 ही लिख देते हैं। ठीक है, तो ये EPS आ गया। अच्छा, यहाँ पे कोई कमेंट वगैरह नहीं पूछा था, कमेंट वगैरह पूछा होता तो कह देते कि जिसका EPS सबसे ज़्यादा है वही बेहतर है। यहाँ पे सिंपली EPS ही पूछा था, EPS कौन सा है वही बताइए। अच्छा, बी में कमेंट पूछा है कि अल्टरनेटिव कौन सा प्रीफर करोगे, तो जिसका EPS सबसे ज़्यादा है वही आपके पास में अल्टरनेटिव प्रीफर किया जाएगा। ठीक है, तो जिसका EPS सबसे ज़्यादा है वही अल्टरनेटिव बेस्ट माना जाएगा। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले पॉइंट नंबर ए आपके पास में क्लियर है। पॉइंट नंबर बी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो इस वीडियो पार्ट के 2 पार्ट रहेंगे। पार्ट ए में हमने ए को कंप्लीट किया, पार्ट बी अब नेक्स्ट वीडियो में हम बी को कंप्लीट कर देंगे। ठीक है।